छात्रों के पक्ष में झुका हुआ हो, ना कि सरकार कंट्रोल करने के लिए कोई कानून लाए कि जिस तरीके से ये आंदोलन चलता है, कई नियुक्तियों पर हम लोग अपना बात रखने लगते हैं, तो उस पर सरकार ऐसा ना सोचे कि हम लोग नौजवानों को कंट्रोल कर लेंगे। अभी हम कोडरमा में हैं और उसी बीच संजय मेहता जी भी आए हैं, जो तमाम चीज़ों को, खतियान हो, नियोजन हो, भाषा हो, इसमें अपने बात को रखे थे और अभी वहीं पे आए हुए हैं जहाँ पे कोडरमा में फर्स्ट टाइम एक जन आंदोलन बन चुका है। जो आंदोलन है महाजन जागरण की, उसको एक टूल देने के लिए आए हुए हैं सभी तमाम झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिकारी नेता है, क्रांतिकारी छात्र बोल सकते हैं, वो लोग आए हुए हैं। इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ मानसा लेकर यहाँ पे इस कोडरमा की धरती में आए हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से आज कोडरमा की धरती में आए हैं और भारी बारिश में भी आपका सभा चल रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस चीज़ों से? देखिए, ये इस बात की गवाही है कि इतनी बारिश के बावजूद भी जो एक जनसैलाब है वो लगातार सुन रही है और लगातार लोग टिके हुए हैं मैदान में। इससे ये पता चलता है कि लोग झारखंडी मुद्दों को लेकर, झारखंडी जनभावनाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं और बहुत ही गंभीरता से लोग इन विषयों को लेकर सोच भी रहे हैं। नहीं तो जो बड़े बड़े राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं, वैसे हम नौजवान लोग लगातार सिर्फ एक घोषणा करते हैं कि हम लोग सभा करेंगे और इतना जनसैलाब उमड़ता है। 16 तारीख को हम लोगों ने हजारीबाग में किया, उसके बाद आपने देखा निरशा में हम लोगों ने किया, आपने देखा चंदन कियारी में किया, आज कोडरमा में हो रहा है। तो अवरक की नगरी ने भी ये सबूत दे दिया है कि यहाँ के लोग भी जागरूक हैं और झारखंडी मुद्दों पर यहाँ के लोगों का भी अपार साथ मिला है। जिस तरह आप तमाम चीज़ों को, जेबीकेएसएस का विस्तार को लेकर एक प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय आप काम कर रहे हैं, इसको लेकर लोगों को आप किस तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से जेबीकेएसएस में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें आप सफल हो रहे हैं कि क्या लगता है? नहीं, ये तो एक वैचारिक क्रांति है और आप कहिए कि ये जो आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन झारखंड के भीतर आया है, ये यूं ही नहीं आया है। हम लोग 23 दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत किए थे और आज हम लोग, आप देखिए कि 3 अगस्त 2023 में हैं। लगातार इतने लंबे वक्त में एक बहुत बड़ा, कहिए कि वैचारिक क्रांति आई झारखंड के भीतर और लोग इन विचारों को समझ पाए हैं कि जो इस पूरे देश में जो क्षेत्रवाद की बात है और स्थानीय लोगों के हक अधिकार की बात है, इस पूरे देश में आप गौर करिए, जहाँ भी भाषा की बात आती है, स्थानीयता की बात आती है, दक्षिण के राज्यों का उदाहरण लीजिए, वो भाषाई मुद्दों पर कितना गंभीर रहते हैं, वो स्थानीय मसलों को लेकर कितना गंभीर रहते हैं। तेलंगाना ने मेडिकल की 100% सीटें अपने लोगों के लिए आरक्षित की हैं और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसे में जो नौकरियों में प्राथमिकता की बात है कि झारखंड के लोगों को प्राथमिकता कैसे मिलेगी, अब जैसे नियोजन नीति है वो 60 और 40 का है, हम कह रहे हैं कि इसको आप दायरा बढ़ाइए और इसको वैधानिक स्वरूप दीजिए। जैसे यहाँ पे 60% का रिजर्वेशन है, आप देखिए तमिलनाडु में 69% का है, क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में शामिल करा लिया गया है। तो एक बहुत बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है जिसमें झारखंड के कुछ कानूनों को, कुछ विधेयकों को 9 शेड्यूल में कैसे शामिल कराया जाए। जैसे 371D में आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविज़न है, वैसे झारखंड की नीतियों को कैसे संविधान में अमेंडमेंट करा करके, संशोधन करा करके झारखंड के मुद्दों को रखा जाए। जैसे CNT का कानून है, आप देखिए कि वो 9वीं अनुसूची का कानून है, इसलिए जब रघुवर दास की सरकार ने उसको संशोधन करने की कोशिश की थी तो वो सरकार गिर गया था, क्योंकि 9 शेड्यूल के कानून को आप राज्य सरकार संशोधित नहीं कर सकती है। वो जाएगा सेंट्रल कैबिनेट के पास, वहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, फिर वो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, तब वो 9 शेड्यूल में जाएगा। तो ऐसे में जब तक झारखंड के कुछ कानूनों को, चाहे वो स्थानीय नीति का मसला हो, नियोजन नीति का मसला हो, या तो 371 से एक रास्ता निकालना होगा या तो फिर इसको हम लोगों को 9 शेड्यूल में शामिल करना होगा। जी दादा, एक मानसून सत्र के दौरान एक प्रतियोगी परीक्षा जो है 2023 के तहत, उसको आप कितना सही मानते हैं, झारखंड के लिए कितना उपयोगी होने वाला है? देखिए, कुछ बिंदु उसमें सही हैं, हम लोगों ने अध्ययन किया है। जैसे उसमें कहा गया है कि कदाचार करने का जो दोषी पाया जाएगा और करवाने का दोषी पाया जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। हालांकि सरकार ने उसमें पिछले दरवाजे से थोड़ा एक ये कंट्रोल करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से छात्रों को फंसाया जाए। जैसे हम लोगों को ये सूचना मिली कि अगर आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं और इशारा भी कर रहे हैं किसी को, तो उस पर भी सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसा, चूँकि क्या ब्यूरोक्रेसी को और पूरी व्यवस्था को आप जानते हैं कि थोड़ा सा भी एक रास्ता निकाल करके कहीं से भी फंसा लिया जाता है, तो इसमें हम चाहेंगे कि थोड़ा एक तरीके से लचीलापन हो और वो छात्रों के पक्ष में झुका हुआ हो।
ना कि सरकार कंट्रोल करने के लिए कोई कानून लाए कि जिस तरीके से ये आंदोलन चलता है, कई नियुक्तियों पर हम लोग अपना बात रखने लगते हैं, तो उस पर सरकार ऐसा ना सोचे कि हम लोग नौजवानों को कंट्रोल कर लेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए अगर कोई विधेयक ला रहे हैं उस इंटेंशन से, तो ये गलत है। लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से ला रहे हैं कि नहीं कदाचार को रोकना है, तो ये इस इंटेंशन का स्वागत है। इंटेंशन मायने रखता है। जी तमाम विधेयक के दौरान जिस तरह से मानसून सत्र के दौरान नियोजन पे बहुत थोड़ा ही बात हुआ है, जबकि आंदोलन आपका रेगुलर 7 महीना से 8 महीने से चला था। कितनों ने उस दौरान केस वगैरह हुआ, लाठीचार्ज वगैरह हुई, लेकिन 60-40 पे उतना ज़्यादा बहस नहीं हुई जिस तरह से होना चाहिए था। क्या लगता है कि 60-40 जो नियम है, जो नियोजन नीति है, वो वापस हो पाएगी या फिर उसी रेशियो पर जो कुछ भी वैकेंसीज आएंगी, इस पे आप क्या बात रखना? इस पे एक वैधानिक पहलू को समझे जाने की ज़रूरत है। झारखंड में जो रिजर्वेशन है एसटी का, एससी का और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, वो 60% है रिजर्वेशन। आप देखिए कि जब तक ये रिजर्वेशन की सीमा नहीं बढ़ेगी तब तक ये एक कानूनी स्वरूप में नहीं जा पाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने एक कोशिश की कि 77% रिजर्वेशन को बढ़ा करके और उसको 9वीं अनुसूची में सरकार ने शामिल कराने की कोशिश की थी, जिसे राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर झारखंड के 6 जिलों में ओबीसी का रिजर्वेशन 0 है, यहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन 27% नहीं है, तो जब तक ये आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ेगी वैधानिक तौर पर, तब तक इसको भी करना मुश्किल होगा। लेकिन एक रास्ता है कि अनुच्छेद 16(4) में वो लिखा हुआ है कि राज्य जो है अपने लोगों को अवसर देने के लिए नौकरियों में कुछ ऐसा विशेष प्रावधान कर सकती है कि स्थानीय लोगों को राज्य सरकार प्राथमिकता दे। तो ये रास्ता बनाया जा सकता है। तो हमें लगता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी और अगर सरकार चाह लेगी तो ये कानून बन सकता है, और इस कानून के बनने के बाद झारखंड के नौजवानों को काफ़ी सहूलियत होगी। जैसे अभी 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया निकली है। अब आप कैसे तय करेंगे कि कौन झारखंडी? आपके पास स्थानीय नीति नहीं है, आपके पास नियोजन नीति नहीं है, आपने जेटेट सिर्फ झारखंड में 2 बार लिया है, 2013 और 2016 में, तो वो 26,001 नियुक्ति प्रक्रिया में कौन लोग शामिल होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर गौर करने की ज़रूरत है और नीति बनाने की ज़रूरत है। कोडरमा में आके आपको कैसा लगा, कि क्या लगता है कि जिस तरह से जेबीकेएसएस का विस्तार अलग जिलों में हो रहा है, उसका यहाँ पे जेबीकेएसएस किस तरह का आपको वर्चस्व देखने को मिला यहाँ पे? देखिए, ये एक वैचारिक क्रांति मैं लगातार कहता हूँ, और ये विचार धीरे धीरे फैल रहा है। कोडरमा की धरती में ये पहली सभा है और लोगों ने इस बात का संकेत दिया है कि यहाँ के लोग भी इन विषयों को लेकर के गंभीर हैं, और बहुत कम समय में ये हम लोगों का एक बड़ा सभा यहाँ पर हुआ। हम लोगों ने बदलाव संकल्प महासभा इसका नाम दिया है। तो वास्तव में लोग यहाँ बदलाव को लेकर के संकल्पित भी हैं, और बदलाव के मुद्दे को लेकर यहाँ के लोगों में भी एक गंभीरता दिखाई पड़ती है। और हम कोडरमा की जनता को सलाम करना चाहते हैं कि उन्होंने इस जन आंदोलन में, इस सभा में बहुत बढ़कर के साथ दिया है, और ये साथ वास्तव में हम लोगों को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। आप चुनावी मुद्दे में आने की सोचे हैं जी, पता है सभी को कि जेबीकेएसएस का गठन भी हो चुका है। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मुद्दे में अपना पार्टी को खड़ा करेंगे? नहीं, देखिए, वो तो इलेक्शन के फॉर्म में जाना और इलेक्शन लड़ना वो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल हम लोग इन मुद्दों पर गंभीर हैं कि झारखंड की स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जो पुनर्वास का मसला है, जैसे जहाँ भी माइनिंग होता है, झारखंड में भूमि अधिग्रहण में जो ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ, और ज़मीनों के अधिग्रहण के बाद कई ऐसे ज़मीन हैं जहाँ पर परियोजनाएं नहीं लगी। भूमि अधिग्रहण का कानून ये कहता है कि अगर वहाँ पर परियोजनाएं नहीं लगी तो उन ज़मीनों को रैयतों को वापस कर देना है। तो झारखंड में अगर आप गौर करेंगे तो कई ऐसे ज़मीन हैं जहाँ पर वहाँ पर परियोजनाएं नहीं लगी और रैयतों को ज़मीन वापस नहीं हुआ। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, इसी धरती का है। कोडरमा के बांजेडी के बगल में करियावा है। करियावा में देखिए, वहाँ पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर परियोजना का काम शुरू हो गया। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिन बिंदुओं पर गौर करने की ज़रूरत है, और इस पर एक समग्र समाधान का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। जी।